हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान धारा। आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुरम डंपिंग साइट और एनजीटी के बारे में। तो हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोची निगम के ब्रह्मपुरम डंप साइट पर पुराने नगर निगम के ठोस कचरे यानी सॉलिड वेस्ट के ढेर से संबंधित एक आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य सचिव को उत्तरदायी ठहराया जाएगा यदि वे अभियोजन की पहल करने और ब्रह्मपुरम में कचरे के अवैज्ञानिक संचालन के लिए जिम्मेदार लोगों से मुआवजा वसूलने में विफल रहते हैं। कचरे का निस्तारण बहुत धीमा प्रतीत होता है और ये स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए वैधानिक और संवैधानिक दायित्व के प्रति उपेक्षा है। बेंच ने सुझाव दिया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुपालन के लिए अन्य उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया जाए। ट्रिब्यूनल ने यह भी संदेह व्यक्त किया कि डंपिंग यार्ड में उत्पन्न लिचेट ठोस तरल पदार्थ जो अपशिष्ट के भीतर उत्पन्न होता है को एक साधारण सेप्टेज उपचार यंत्रण में इलाज किया जाए, क्योंकि इसमें भारी धातुएं होती हैं, मतलब हैवी मेटल्स होती हैं। इस डंपिंग यार्ड से केवल 1% प्लास्टिक कचरा ही रिसाइकिल हो पाता है, बाकी 99% यहीं ढेर बन के जमा हो जाता है। ब्रह्मपुरम में अपशिष्ट से पैदा हुआ लिचेट कादम्बरियार नदी प्रदूषण का मुख्य कारण है। 2020 में सरकार के आपदा प्रतिबंधन अधिनियम 2005 की धारा 24E के तहत प्रावधान को लागू करके कोची निगम के ब्रह्मपुरम डंपिंग यार्ड में सचित विरासत कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन का काम संभाला। यदि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनका काम होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन, स्टोरेज, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। जुलाई 2019 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिए कि प्रत्येक स्थानीय निकाय को रुपए का मुआवजा देना होगा 1 अप्रैल 2020 से अनुपालन तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों 2016 के अनुपालन के लिए। यह क्षतिपूर्ति स्थानीय निकायों के लिए समान रूप से लागू होती है जो विरासत की बर्बादी के निवारण के मुद्दे पर गलत पाए जाते हैं। यदि स्थानीय निकाय वित्तीय भार वहन करने में असमर्थ है तो दायित्व राज्य सरकारों का होगा कि वे त्रुटिपूर्ण निकायों के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई करें। अनुपालन के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव के कार्यालय में एक पर्यावरण निगरानी कक्ष स्थापित किया जा सकता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई थी। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल की स्थापना करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ही ऐसे किसी नियम की स्थापना की थी। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेज़ी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाए। एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्वकालीन न्यायिक सदस्यों एवं विशेषज्ञ सदस्य हों। अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हों। इनमें पर्यावरण से संबंधी कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल है। एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है
और जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सतत विकास, निवारण और प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांत लागू करे। विगत वर्षों में एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जंगलों में वनों की कटाई से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म स्थापित करके नई दिशा प्रदान की है। इससे उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों का भार कम हुआ है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एनजीटी एक अनौपचारिक, मितव्ययी एवं तेजी से काम करने वाला तंत्र है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि अधिकरण का कोई भी सदस्य पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं है, इसलिए वह बिना किसी भय के स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय सुना सकता है। एनजीटी ने गत वर्षों में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनमें वर्ष 2017 में यमुना के खादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल को पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, जिसके बाद एनजीटी ने उस पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। वर्ष 2017 में एनजीटी ने दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक बैग पर यह कहते हुए अंतरिम प्रतिबंधन लगा दिया था कि इस प्रकार के प्लास्टिक बैग से जानवरों की मृत्यु हो रही है और पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत कम समय में एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए हैं और पर्यावरण प्रहरी के रूप में अपनी एक अलग छवि निर्मित की है। इसके बावजूद देश में हो रही विकास गतिविधियों के साथ तालमेल स्थापित करके पर्यावरण संरक्षण हेतु एनजीटी के दायरे को और अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता है, ताकि देश के विकास के साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सके। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।